हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 13, जिसका नाम है निर्देशांकों की कार्तीय प्रणाली। आज भाग 2 में बच्चों हम चर्चा करेंगे विभाजन सूत्र की। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में आपको दोहराना भी है। हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक उदाहरण का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला जो सूत्र है बच्चों वो है अंतः विभाजन। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का विभाजन दो तरीके से किया जा सकता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अगर अंतः विभाजन किया जाना है बच्चों, तो अंतः विभाजन के लिए एक बिंदु दो बिंदुओं के बीच में डालना होगा और इस बिंदु को हम कहेंगे अंतः विभाजक बिंदु। इसी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसी पर हमें चर्चा करनी है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। माना पी x1 कोमा y1 और q x2 कोमा y2 दो दिए गए बिंदु हैं तथा r जो है x कोमा y है और ये क्या है, पी क्यू को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तब ये जो बिंदु r है, इस r के निर्देशांक अर्थात x कोमा y बराबर होता है बच्चों। देखो, x निर्देशांक तो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। क्लियर हो गया? चित्र के माध्यम से समझिए पूरी कहानी को। देखिए, आपके पास दो बिंदु हैं, एक है P, इसके निर्देशांक है x1 कोमा y1। इसको मिलाना है एक दूसरे बिंदु Q से, इसके निर्देशांक है x2 कोमा y। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु R अंतः विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि R इस PQ के ऊपर कहीं ना कहीं है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, R, और R के निर्देशांक है x कोमा y। ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है रेखाखंड को? m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब इस R के जो निर्देशांक है ना x कोमा y, ये किस सूत्र से ज्ञात करते हैं बच्चों? हम ज्ञात करते हैं ऐसे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो हो गया x निर्देशांक। और y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m। ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। इस तरीके से हम किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये R क्या हो, ये R हो मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु हो बच्चों, स्पेशल केस है, अगर ये मध्य बिंदु है तो फिर m1 अनुपात m2 क्या होगा? 1:1 होगा। और अगर हम m1 और m2 की जगह 1:1 रख दें तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आएंगे x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा y2 प्लस y1 बटे 2। आप यहाँ m1 और m2 दोनों के स्थान पे क्या रख दें? 1 रख दें तो 1 प्लस 1 बटे में 2 आएगा। ये x2 प्लस x1 हो जाएगा, ये y2 प्लस y1 हो जाएगा। तो आप मध्य बिंदु के लिए कह सकते हैं बच्चों, यदि R PQ का मध्य बिंदु है तब m1 अनुपात m2 1:1 होगा तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक x कोमा y कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 करके हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं बच्चों। ये तो हुआ अंतः विभाजन। अब चर्चा करते हैं बाह्य विभाजन की बच्चों। देखिए, बाह्य विभाजन क्या होता है? बाह्य विभाजन अभी चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, पहले आप इसे नोट कीजिए कि P x1 y1 और Q x2 y2 दो दिए गए बिंदु हैं
और आर क्या कर रहा है, पी क्यू को M1 अनुपात M2 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है, तब बिंदु आर के निर्देशांक, अंतः विभाजन का जो सूत्र था बच्चों उसमें प्लस की जगह सिर्फ क्या भर दीजिए, माइनस भर दीजिए। बिंदु आर के निर्देशांक अब हो जाएंगे M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2, y निर्देशांक हो जाएगा M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M। चित्र में समझिए बच्चों कि बाह्य विभाजन आखिर होता क्या है। ये बिंदु है P x1 y1, ये बिंदु है Q x2 y2। अगर R इस PQ को बाह्य विभाजित कर रहा है तो R जो है PQ को PQ के ऊपर नहीं होगा, रेखाखंड PQ के ऊपर नहीं होगा। इसको आगे या पीछे बढ़ाने पर इधर कहीं R होगा बच्चों, इधर कहीं क्या होगा, R होगा। वो इधर भी हो सकता है, M1 अनुपात M2 पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात, बाह्य विभाजन समझ में आ गया। ये R के निर्देशांक x, y है, तो x निर्देशांक कैसे निकालोगे, सिंपल है, किस अनुपात में बांट रहा है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में बांट रहा है, तो M1 x2 प्लस की जगह माइनस लगा दो बस, M2 x1 बटे M1 माइनस M2, ये तो x निर्देशांक हो जाएगा। y निर्देशांक कैसे निकालोगे, M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2, है ना। x निर्देशांक और y निर्देशांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये M1 अनुपात M2 क्या है बच्चों, वास्तव में ये PR या RP अनुपात QR है। PR की लंबाई और QR की लंबाई का अनुपात क्या है, M1 अनुपात M2 है। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांकों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, तो अब आप हल कर सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5 को। देखो रे, उदाहरण संख्या 5, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -2 और -3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः वह बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अंतः और बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे। हल में हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से। अभी मैंने आपको विभाजन सूत्र बताए, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। पहला, बिंदु, देखो बिंदुओं 4, -2, बिंदुओं 4, -2 और -3, 5, -3, 5 को मिलाने वाले, को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, 2:3 के अनुपात में, अंतः विभाजन, अंतः विभाजित करने वाले, बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y बराबर M1 x2 -3 प्लस M2 x1 4 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 कितना है, M2 कितना है 3
y1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2। क्लियर हो गई बात। सूत्र में रख दिया, विभाजन सूत्र अभी मैंने आपको बताया था उसमें रख दिया। तो ये आपके पास आ गया, देखो -6 + 12 -6 + 12 बटे 5 कोमा 10 - 6 बटे 5, यानी कि ये बिंदु के निर्देशांक आ गए बच्चों आपके पास 6 बटे 5 कोमा 4 बटे 5। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक है 6 बटे 5 कोमा 4 बटे 5। फिर देखिए अब हम बाह्य विभाजन सेकंड बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं, बिंदुओं 4 कोमा -2, 4 कोमा -2 और -3 कोमा 5। और कौन सा बिंदु है -3, 4 कोमा -2 और -3 कोमा 5, -3 कोमा 5, -3 कोमा 5 को मिलाने मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में बाह्य बाह्य विभाजित बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो -6 -12 -6 -12 बटे -1 कोमा 10 + 6 बटे -1। तो ये आपके पास आएगा 18 कोमा -16। कितना आ जाएगा 18 कोमा -16। इस तरीके से आप बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हमने अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे बच्चों। नोट कर लीजिए उदाहरण संख्या 5 का हल, और बच्चों फिर बढ़ जाइए आगे। देखिए अब अगला उदाहरण संख्या 6, इसमें हमसे क्या कहा गया है, 1,4 एक बिंदु है 1,4 और एक है -3,16 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 3,-2 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हमें अनुपात पता करना है, तो हम लिखेंगे माना कि बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं, 1,4 और -3,16 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, कौन सा बिंदु, 3, -2, 3, -2 के अनुपात 1, क्या अनुपात मान लिया मैंने, के अनुपात 1 मान लिया, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और बच्चों
जब भी आपको अनुपात निकालना हो कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप अंतः विभाजन के सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। आप बाह्य विभाजन के सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम अंतः विभाजन के सूत्र का प्रयोग ही करते हैं। अगर अनुपात ऋणात्मक आता है, तो हम कहेंगे कि बाह्य विभाजित कर रहा है। क्लियर बात? चलिए, तो मान लिया कि k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, अतः विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से हमें पता है कि ये जो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है, ये 3 कोमा -2 जो हैं, ये बराबर होंगे m1 x2। x2 कितना है? x2 है -3 प्लस m2 x1। x1 कितना है? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। x1 है 1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2। y2 कितना है बच्चों? 16 है। 16 प्लस m2 y1 वो है आपके पास 4 बटे k प्लस 1। m1 प्लस m। यहां से ये आपके पास आ गया 3 कोमा -2 बराबर देखो -3 के प्लस 1 बटे के प्लस 1 और यह आ जाएगा 16 के प्लस 4 बटे के प्लस 1। यहां से आप एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर कर सकते हैं। दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होंगे, सेकंड कंपोनेंट भी बराबर होंगे। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि -3 के प्लस 1 बटे के प्लस 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो यहाँ से -3 के प्लस 1 बराबर आ जाएगा 3 के प्लस 3 के। देखिए ये उधर जाके जुड़ जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, तो 6 के बराबर आ जाएगा -2 और यहाँ से के का मान आ गया -1/3। अर्थात बच्चों हमने अंतः विभाजन का सूत्र लगाया और ये माइनस का आ गया, इसका मतलब ये बाह्य विभाजन कर रहा है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु 3 कोमा -2 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु थे बच्चों? बिंदुओं 1,4 बिंदुओं 1,4 और -3,16 को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या लिखेंगे बच्चों? रेखाखंड को 1:3 1:3 के का मान कितना है? 1/3 अर्थात 1:3 क्योंकि माइनस का है इसलिए 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। लिख देंगे हैंस प्रूव इस तरीके से। अच्छा हमें प्रूफ थोड़ी करना था तो हैंस प्रूव नहीं लिखेंगे बच्चों, ये भावनाओं के चक्कर में हो गया ऐसा। बस हमें अनुपात बताना था तो इतना ही लिख के हम छोड़ देंगे, हैंस प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें तो बताना था कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। बच्चों 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है और किस प्रकार का विभाजन है? ये बाह्य विभाजन है। ये किस प्रकार का विभाजन है? बाह्य विभाजन है। नोट कर लीजिए इसे और फिर देखिए अगला उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 7। उदाहरण संख्या 7 को बच्चों अब हल करेंगे। ध्यान से पढ़िए पहले। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष 1,4 -2,1 0, और 3,2 हैं। यदि बच्चों EFGH क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु हों तो सिद्ध कीजिए कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। सारी कहानी को मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं बच्चों। देखो एक क्या है? चतुर्भुज है। पहले एक चतुर्भुज पे विचार करो जिसका नाम है ABCD। तो ये है चतुर्भुज ABCD।
क्या नाम है चतुर्भुज का? चतुर्भुज एबीसीडी। ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज आप बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, है ना? मैंने भी बना दिया चतुर्भुज एबीसीडी। आप किसी भी प्रकार का कोई भी चतुर्भुज बना सकते हैं। ये है चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी का मध्य बिंदु है, देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। बी सी का मध्य बिंदु डी है। ई बी सी का मध्य बिंदु एफ है। सी डी का मध्य बिंदु जी है और डी ए का मध्य बिंदु क्या है? एच। और इन बिंदुओं को मिलाकर ई एफ जी एच एक क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ए बी का मध्य बिंदु ये, इसको मिला लिया बी सी के मध्य बिंदु से, डी ए का मध्य बिंदु और सी डी का मध्य बिंदु ले लिया। इन सभी मध्य बिंदुओं को क्या कर लिया अपन ने? ज्वाइन कर लिया। ई एफ जी एच को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया, जिसको हमें सिद्ध करना है कि ये ई एफ जी एच क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए बच्चों हम सिद्ध करेंगे कि इसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। देखिए विकर्ण बना लेता हूं, इसके विकर्ण बना लेता हूं। एक विकर्ण इसका क्या है? ई जी है और एक विकर्ण क्या है? एच एफ है या एफ एच है। अगर ये विकर्ण समद्विभाजित करते हैं बच्चों, तो ये जीई का मध्य बिंदु ओ मध्य बिंदु और एच एफ का मध्य बिंदु क्या आएगा? समान ही आएगा, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ओ कह रहा हूं। देखिए अब इस पूरी कहानी को हल करते हैं। यहां लिखेंगे हम हल में, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बिंदु ए x1 कोमा y1 तथा बी x2 कोमा y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? ये होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, है कि नहीं? इसलिए ए बी सी डी के निर्देशांक लिख लीजिए एक बार के लिए। 1,4 माइनस 2,1, 1,4 है, ये माइनस 2,1 है। सी के निर्देशांक कितने हैं? 0, माइनस 1, ये है 0, माइनस 1 और डी के निर्देशांक कितने हैं? 3,2 है, ये है 3,2। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको पता है, अतः ए 1,4 व बी -2,1 के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 आएगा, बटे में 2 लगाओगे तो -1/2। y1 प्लस y2 अपॉन 2, 4 और 1 5, तो ये 5/2 आ जाएगा। ई के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? -1/2 और 5/2। इसी प्रकार देखो बिंदु एफ के निर्देशांक, एफ किसका मध्य बिंदु है? एफ मध्य बिंदु है बीसी का। तो यहाँ पर देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 -2 प्लस 0 -2/2 करोगे तो -1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0/2 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1,0। बिंदु जी के निर्देशांक
बिंदु जी के निर्देशांक देखो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 3/2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएंगे 3/2 और 1/2। क्लियर। बिंदु H के निर्देशांक, बिंदु H के निर्देशांक, बिंदु H के निर्देशांक देखिए, H DA का मध्य बिंदु है, तो 3 और 1 4/2 कितना हो गया? 2। 2 और 4 6, 6/2 कितना हो गया? 3। तो ये आ जाएगा H के निर्देशांक 2,3। ठीक है। तो आपने EFGH के निर्देशांक निकाल लिए मध्य बिंदु के सूत्र से। अब देखिए, अब चतुर्भुज EFGH में इसका जो विकर्ण है, विकर्ण, पहला विकर्ण EG का मध्य बिंदु, EG का मध्य बिंदु, EG का मध्य बिंदु के निर्देशांक, EG के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए आप, दोनों को जोड़िए x1 प्लस x2/2। तो देखो 3/2 में माइनस का 1/2 जोड़ोगे तो ये 2/2 आएगा, यानी कि 1 आएगा। 1 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 कोमा x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा? 1/2। y1 प्लस y2 कितना हो गया? 1/2 और 5/2 6/2 यानी 3 हो गया। 3/2 आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये इसका y निर्देशांक 3/2 आ जाएगा। तथा दूसरा विकर्ण देखो, विकर्ण HF का मध्य बिंदु देखो। अब HF के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो, HF के मध्य बिंदु के निर्देशांक वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 प्लस माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1/2 ये x निर्देशांक तो 1/2 आ गया, और y निर्देशांक 3 प्लस 0/2 यानी कि 3/2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि विकर्ण कौन कौन? EG तथा HF परस्पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु एक ही हैं। तो परस्पर समद्विभाजित, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और अगर ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब चतुर्भुज EFGH एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार मध्य बिंदु के निर्देशांकों वाले कॉन्सेप्ट से आप सिद्ध कर सकते हैं कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। बड़ा जरूर है, लंबा जरूर है, लेकिन बच्चों बहुत ही आसान है। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए इसे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।